है और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, उनको लेकर बातचीत करेंगे क्योंकि आजकल जो है काफी खबरों में है। जब से जो है सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हुई है कि यूपी चुनाव सहित जो है 4 राज्यों में ताल ठोकने वाले हैं। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन बातचीत करेंगे, जो है क्या मन में चल रहा है निकालने की कोशिश करेंगे और कई मुद्दे हैं उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जो देखा जा रहा है, जो घटनाक्रम जिस तरीके से देखा जा रहा है पूरे यूपी में, रोज आए दिन जो है चेंज हो रहा है, सब कुछ लग रहा है कि आज अब क्या होगा। तो अभी देखा जा रहा है यूपी में जो है योगी जी के नाम पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी और उधर विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, उधर जो है समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो खबरें ये भी आ रही कि आप लोग भी ताल ठोक रहे हैं, क्या कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ये सच बात है और हम लोग बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश चुनाव हम पूरी ताकत से लड़ेंगे जी। क्योंकि देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपको इस देश में बदलाव लाना है तो राजनीति में आना पड़ेगा और राजनीति में अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे, मैं ये बार बार कहता हूं, तब तक बदलाव कुछ होगा नहीं। तो हम एक अच्छा विकल्प देने की, एक मजबूत विकल्प देने की, एक साफ सुथरी राजनीति स्थापित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमने अनाउंस किया है कि हम आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव होंगे 2022 में, उनमें हम 4 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि हम लोग 4 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, बड़ी बात है 4 राज्यों में पार्टी को खड़ा करना, 4 राज्यों में चुनाव लड़ना, और सबसे बड़ी जो विषय है वो होता है सर पैसे का। तो इस सबको कैसे मैनेज किया जाएगा, इसका क्या प्लानिंग है? क्योंकि आजकल जो चुनाव लड़ना है वो बहुत ही पैसे का खेल हो गया है। नहीं, देखिए पैसे का खेल है और इन राजनीतिज्ञों ने पैसे का खेल बना दिया है, बल्कि बेसिकली यूं कहो कि इसे धंधा बना दिया है। पर ये धंधा नहीं, ये देश के लोगों के लिए काम करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसलिए इस प्लेटफॉर्म को साफ सुथरा रखना, साफ सुथरा बनाना बहुत जरूरी है और उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। रही बात आपकी पैसे की बात, देखिए निश्चित रूप से चुनावों में पैसा लगता है, लेकिन पैसे के 2 तरीके हैं। एक तो आपके पास बेईमानी का पैसा है, भ्रष्टाचार का पैसा है, या जिन लोगों के पास में बेईमानी का पैसा है आप उनसे गठबंधन कर लीजिए, वो आपको पैसा दे देंगे, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन एक तरीका यह है कि पब्लिक जो है, उस पब्लिक के 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपए जो है उसका सहयोग मिले, उसका वोट मिले, क्योंकि बदलाव जो होना है वो उन लोगों के लिए होना है। यह भी एक तरीका है। तो हम तो यही मानते हैं और हम इसी के लिए काम कर रहे हैं और इसी पे हम लगातार करते भी रहेंगे कि हम पब्लिक से कहेंगे हम आपको एक सफल, एक सुदृढ़, एक सशक्त नेतृत्व देंगे। आपको हम आपको एक साफ सुथरी ईमानदार सरकार देंगे, वाकई में जो लोगों के लिए काम करे। और उसके लिए मैं या मेरे साथी अकेले नहीं, आप सबको साथ में आना पड़ेगा, जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, पार्टी संगठन में भी आपको काम करना पड़ेगा और पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए वोट के साथ जनता को ही 10, 20, 50, 100, 1000, 500 जिसकी जैसी क्षमता हो वो उसको सहयोग करना पड़ेगा, अन्यथा ये चुनाव नहीं लड़ा जा सकेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि लोग हमारा साथ दें और हम इसी पर विश्वास करके चल रहे हैं। तो कोई भी लड़े, कुछ भी लड़े, हम भी मैदान में हैं और एक साफ सुथरा अच्छा विकल्प समाज को देने के लिए, देश को देने के लिए, प्रदेश को देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पर लोग ये भी पूछ रहे हैं भानु प्रताप जी, लोग चुनाव लड़ाएंगे या खुद भी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये उस समय की बात है कि देखिए ये तो पार्टी की जो चुनाव समिति बनेगी ये वो तय करेगी कि किस किस को चुनाव लड़ाना है, किस किस को चुनाव में जाना है या नहीं जाना है, कौन प्रचार के लिए काम करेगा। ये सारी चीजें आगे आने वाले समय में तय होंगी। इसका अभी नहीं कुछ कहा जा सकता कि क्या होगा, कैसे नहीं होगा। ये सब कुछ पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बनेगा, जो एक पूरी चुनाव प्रचार की जो समिति बनेगी, एक सेंट्रल एक कमेटी जो बनेगी, ये वो डिसाइड करेगी किस किस को चुनाव में जाना है। क्योंकि जो बड़े चेहरे हैं सपा के, बसपा के और बीजेपी के, उनको चुनौती देने के लिए, उनको घेरने के लिए क्या पार्टी उसके लिए क्या काम करेगी? नहीं, पूरी देखिए चुनौती बहुत सिंपल है। चुनौती दी जाएगी और हम बार बार कह रहे हैं कि आपने इन सभी को देख रखा है, आपने कांग्रेस को देखा है, आप बीजेपी को देख रहे हैं, आपने समाजवादी पार्टी को देखा है, आपने बहुजन समाज पार्टी को देखा, सबको देखा है आपने, सारे नेताओं को देखा है, इनके जितने भी एमएलए एमपी उन सबको देखा है। अगर इन्होंने वाकई में आपके लिए काम किया है, आप इन्हीं को वोट दो। पर आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, अब हम सब जानते हैं, इन्होंने प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए कोई काम नहीं किया।
केवल अपने लिए काम किया। इसलिए इन सब लोगों को सत्ता से बाहर रखना, सत्ता से बाहर करना बहुत जरूरी है और एक मजबूत विकल्प देना बहुत जरूरी। इसलिए हम लोग मैदान में हैं और पूरी ताकत से तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर हर बात का जवाब दिया जाएगा। सर, क्योंकि आज जहां पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द घूम रही है, तो आपकी क्या रणनीति होगी, क्या विचारधारा होगी? नहीं, मैं नहीं मानता कि पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम के इर्द घूम रही है। ये तो बीजेपी का प्रचार है कि हिंदू मुस्लिम के तरफ, हाँ वो सरकार में है और उनके पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। आप देख ही रहे हो, एक जबरदस्त, मैं आपको हिंदू मुस्लिम वाली बात की मैं बताता हूं। शायद परसों पढ़ले दिन एक रिजल्ट आया है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल के रिजल्ट में से एक पेज निकाल के और मीडिया पे भेजा गया, सोशल मीडिया पे, कि देखिए उसमें ओबीसी ए कैटेगरी करके है और पश्चिम बंगाल में ओबीसी की ए कैटेगरी में केवल मुस्लिम्स ही हैं। उन्हीं की जो है वो पूरी लिस्ट है कि देखिए ओबीसी में सारे नाम मुसलमानों के हैं। ये बिल्कुल झूठ है। जबकि मेरे छोटे भाई ने पूरा रिजल्ट निकाल के और वो मीडिया पे डाला है कि ये केवल जो ए कैटेगरी है इसमें 10% लोग हैं जिसमें जो है केवल वो मुस्लिमों के लिए है, इसलिए केवल वही पेज दिखाया है। बाकी सारा जो रिजल्ट है उसको हटा दिया गया। तो उसने सारा रिजल्ट डाला है कि ये सब कुछ है। तो इस तरह का जो फेक प्रचार चल रहा है, बीजेपी लगातार हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है। हिंदू मुस्लिम में इन्वॉल्व होने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, इसका प्रचार ज्यादा है। इस देश में निष्पक्ष लोग और सांप्रदायिक सद्भाव रखने वाले लोग, सांप्रदायिकता से घृणा करने वाले, उसको न मानने वाले लोग, उनकी संख्या बहुत बड़ी है और वो लोग निश्चित रूप से एक बदलाव चाहते हैं क्योंकि वो सबके लिए सोच रहे हैं, सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं। मैं समझता हूं इसका एक बदलाव आएगा। इसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कितने भी बीजेपी कोशिश करे नहीं बनेगा। सर, आज के समय में चुनाव लड़ना, पहले के समय में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। जैसे पहले होता था कि जिसकी बड़ी रैली होगी, ज्यादा लोग आ गए तो वही चुनाव जीत जाएगा, तो पहले इस तरह परसेप्शन होता था। लेकिन आज के समय में देखा जाता है सोशल मीडिया पर जिसकी ज्यादा बड़ी टीम होती है, जो ज्यादा लोग को एंगेज करता है, तो उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? सोशल मीडिया मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें होती है। देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। देखिए, प्रचार के कई माध्यम हैं। हाँ। तो हमारे जो सीमित साधन हैं उसमें मैक्सिमम हम कहां तक प्रचार कर सकते, कितना जो पूरा एरिया उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, वो हमारी एक रणनीति है। आने वाले समय में हम उसको लागू करेंगे और सोशल मीडिया पर और इसके साथ साथ लोगों से डायरेक्ट मिलना भी, छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स, वो सारी चीजें और बड़ी मीटिंग जिस तरह, क्योंकि सभी जो इसका प्रचार माध्यम है और प्रचार के लिए न केवल सोशल मीडिया बल्कि होर्डिंग है, बैनर है, पोस्टर हैं, हैंडबिल्स हैं, स्टिकर्स हैं, ये जितने भी तरीके हैं वो सारे तरीके अपनाए जाएंगे, वो सारे तरीकों को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हमारी बात लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि लोगों तक बात पहुंचाना जरूरी है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से अब तक लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है और जिस तरह से लोगों का प्यार बढ़ रहा है, और एक हमारे साथी हैं DS4 वाले, उन्होंने जो एक ये डाला है, जो अभी 2-3 दिन पहले की, जो उन्होंने वो उस पे एक, मैं किसान आंदोलन में गया हुआ था गाजीपुर बॉर्डर पे, वहां पे इसी तरह की जो बात आप पूछ रहे हैं कि चुनाव में आप जाएंगे, वो पूछा, उन्होंने वो डाला। तो उस पर जो लोगों का रेस्पॉन्स, अभी तक 75,000 लोग उसे देख चुके हैं, 95% लोगों का रेस्पॉन्स ये है कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, आप जैसे लोगों को आना जरूरी है और हम तन मन धन से हर तरह से आपके साथ रहेंगे। तो मैं समझता हूं जो लोगों को अब तक प्यार मिल रहा है, वो प्यार न केवल मिल रहा है बल्कि दिख भी रहा है, और उसी विश्वास पर, उन्हीं के प्यार के साथ, सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से एक राजनीतिक बदलाव आएगा और एक अच्छी साफ सुथरी सरकार देने में हम सफल होंगे। सर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अच्छी सरकार देने में सफल होंगे, तो क्या आप लोग गठबंधन की राजनीति से बिल्कुल अलग रहेंगे या अभी फैसला नहीं लिया? नहीं, देखिए, इसका अभी फैसला नहीं है गठबंधन का। अभी आप मान के चलिए कि हम अभी जो हमारा स्टैंड है, हम सभी 403 सीटों में उत्तर प्रदेश पर और पंजाब में 117 सीटों पर और उत्तराखंड की 70 सीटों पर और मणिपुर की जो 60 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। यह हमारा बिल्कुल स्टैंड है क्लियर। लेकिन इसमें कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनसे गठबंधन हो सकता है,
अगर सम्मान पूर्वक गठबंधन होता है, क्या वो छोटी पार्टी होंगी या बड़ी पार्टी? नहीं कोई भी हो सकती है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता देता हूं, उस गठबंधन में ना तो कांग्रेस होगी, ना बीजेपी होगी, ना बहुजन समाज पार्टी होगी। ये तीनों पार्टियां नहीं होंगी बाकी किसी भी राज्यों में। बाकी जो और हैं उनसे देखा जाएगा। अगर सम्मान पूर्वक सही तरीके से गठबंधन की बात बनती है तो गठबंधन होगा, नहीं होगा तो हम अकेले अपने दम पर काम करेंगे। लोगों का साथ, लोगों का विश्वास, लोगों का प्यार, हम उसके दम पर लोगों के बीच में जाएंगे। अगर वो बदलाव चाहते तो हम उसको लीड करने के लिए तैयार हैं, और नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, जनता का फैसला, क्योंकि असली असर तो जनता पे ही पड़ना है। ठीक है सर, क्योंकि बड़ा मुद्दा ये भी है, अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? क्योंकि 2017 में जिस तरीके से वायदे किए गए थे कि भाई 14 दिनों में पेमेंट देंगे, 120 दिनों में पुराना जो जितना भी पेमेंट है उस सारे का निपटारा कराएंगे, कर्ज माफी होगी, छात्रों को लैपटॉप मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, और जो है कैसे आप देख रहे हैं कितना सा भी? देखिए मैं अरुण जी इस विषय में आपसे थोड़ा ये चाहूंगा कि बिल्कुल हमारे मुद्दे होंगे, बहुत स्पेसिफिक मुद्दे होंगे। वो मुद्दे होंगे हमारे जिनको हम पूरा करेंगे, जिनके लिए हम काम करेंगे। पर ये सारी चीजें आने वाले समय में बहुत जल्दी, आप ज्यादा समझिए ये महीने के लास्ट में ही हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अपनी मीटिंग करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो मुद्दे, वो सारी चीजें हम आपको लग रहा है बीजेपी ने वायदे पूरे किए जो 2017 में? तो आपके सामने है, जनता के सामने है। कौन सा वादा? उसका मैनिफेस्टो लीजिए, कौन सा वादा पूरा किया है? आप चंद इनकी बातें कहो कि आपने जो है एक गलत तरीके से, अवैध तरीके से, असंवैधानिक तरीके से अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया, इसकी बात कर लिए आप। या आपने जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से अपने कब्जे में करके वो ऑर्डर ले लिया कि आप मंदिर बना रहे हैं, इसकी बात कर लो आप। बाकी जो है और कौन? असली बात देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। असली बात यह है, राजनीति में सबसे पहली बात यह है कि क्या लोगों की एजुकेशन का इंतजाम किया। कोई भी देश तरक्की करेगा, उसके पीछे सबसे पहला और सबसे मजबूत आधार होगा एजुकेशन। एजुकेशन पूरी तरह से चौपट कर दी गई है। एजुकेशन खत्म, रोजगार, उसके बाद में जो रोजगार है, रोजगार पूरी तरह से चौपट कर दिए गए। तकरीबन 30 से 35 करोड़ लोग आज की तारीख में इस देश में बेरोजगार हैं। 14% से ज्यादा जो नजर आ रही है, जो CMEI का जो डाटा है उसके हिसाब से 14% से ज्यादा जो है बेरोजगारी यहां पर नजर आ रही है। और अभी जो हुए हैं इसी कोरोना वगैरह काल में, 1-1.5 साल में 10 करोड़, करीब 11-12 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। तो ये स्थिति है। तो आप देखने की स्थिति है कि कोई भी पार्टी हो, उसके लिए सबसे पहली है शिक्षा, स्वास्थ्य स्थिति कैसी है? कोरोना ने सबको नंगा कर दिया, आपके सामने है। सर आप दो की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल है मेरा, भले आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि देखा जाता है यूपी में जो राजनीति है वो जाति के आधार पर होती है, धर्म के आधार पर। एक धर्म की एक प्रयोगशाला बन गई है, योगी जी को उसका मास्टर बताया जा रहा है। उससे कैसे आप टैकल करेंगे? ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि भाई रोजगार नहीं मिला, शिक्षा खराब है, स्वास्थ्य खराब है, लेकिन जब चुनाव होता है उस दिन लोग अपनी जाति देखते हैं और धर्म देखते हैं। नहीं देखिए, ये बात, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये सच्चाई है इस देश में। और ये बड़ी भयानक सच्चाई है, बड़ी विडंबना है, और बड़ी दुखद एक स्थिति भी है। ये सच है आपकी बात। लेकिन धर्म की, जाति की राजनीति करने वाला सबसे पहला कौन है? बीजेपी करती है सबसे ज्यादा धर्म की और राजनीति की, जो इसकी जाति की राजनीति है। फिर बाकी कौन है? तो जो भी लोग धर्म की और संप्रदाय की राजनीति कर रहे हैं, जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, अगर लोग अभी भी इसी जातिवाद में, इसी संप्रदायवाद में, इसी धर्म के फंदे में फंसे रहना चाहते हैं, निश्चित रूप से वो उन्हीं का साथ दें, उन्हीं को वोट दें जो ये काम कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति को रोजगार मिल जाए, व्यक्ति को शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएं, शांतिपूर्ण माहौल हो, तरक्की की तरफ प्रदेश और देश कदम बढ़ाए, अगर ये करना है तो जाति को भी छोड़ना पड़ेगा, धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा, संप्रदाय को भी छोड़ना पड़ेगा। और जो लोग इस पर राजनीति करते हैं उनको सबक सिखाना पड़ेगा। हम इसी आधार पर लोगों के सामने जाएंगे, बाकी लोगों की इच्छा है जैसे करना। मसला ये भी है, जो भी पार्टी चुनाव से पहले वायदे करती है, भले वो सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी चिकनी चुपड़ी बातें करते भी हम ये करेंगे, लेकिन फिर जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तब सच्चाई का पता चलता है। तो जनता यकीन कैसे करे? क्योंकि जनता के लिए भी एक बड़ी दिक्कत हो रही है कि भाई, क्योंकि उसके सामने हर बार पार्टी आती है, यकीन
उसके बहकावे में भी आती है, लेकिन अगर वायदे पूरे नहीं तो एक बड़ी निराशा होती है। तो जनता कैसे यकीन करे और क्यों यकीन करे? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। हाँ। अरुण जी, आपकी बात 100% सच है, लेकिन इसको बदलाव कैसे करेंगे आप? आपने इन जिन पार्टियों का मैंने जिक्र लिया, कांग्रेस का, बीजेपी का, सपा का, बसपा का, इन सबको देख लिया, तो आप इतना तो कह ही सकते हैं कि भाई इन्होंने जो वादे पूरे किए थे, और ये एक बार नहीं, कांग्रेस की सरकार कितने बार रही आपको जानते हैं, सबसे ज्यादा वही रही है। बीजेपी की सरकार भी 2-3 बार रह चुकी है, 3 या 4 बार उनका भी टर्न है। समाजवादी पार्टी 4 बार रह चुकी है, बसपा भी 4 बार रह चुके। आप इनको इतनी बार देख चुके हैं निश्चित रूप से। अब आप इन्हें तो जानते ही हैं, अगर समस्या है फिर भी कि इन्होंने सही काम किया तो उन्हें वोट दो, लेकिन आप जानते हैं, मैं जानता हूं, हम सब जानते हैं कि इन्होंने जो वादे किए वो नहीं किए और लोगों को झूठ बोला। और जनता के सामने वाकई में दिक्कत है कि सब तो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, जिस समय वोट लेने आते हैं चुनाव के दौरान, उसके बाद सब भूल जाते हैं। फिर भी जो हमारे देश का एक तरीका है, संवैधानिक व्यवस्था है, जो हमारी संसदीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली है, इसमें बदलाव के लिए 5 साल आपको मिलते हैं। यह मैं मानता हूं कि अभी तक की जो स्थिति रही है उसमें लगभग सभी अपने वादों से मुकरे हैं, वादे पूरे नहीं किए। पर तरीका क्या है इसमें? हमारे पास रास्ता क्या? हमारे पास रास्ता यह है कि इनको देख लिया भाई, दूसरे को देखो, हो सकता है जो आने वाला है सही भी निकल सकता है, यह भी हो सकता है वो भी उन्हीं की तरह निकल जाए, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा तरीका तो है नहीं। तो जब तक ये स्थिति है हमें यह अपनाना पड़ेगा। दूसरी बात, विश्वास करने के लिए पब्लिक को भी कुछ ना कुछ अन्वेषण खोज करनी होगी, जांच पड़ताल करनी होगी, लोगों के चरित्र को जांचना परखना होगा, उनकी बातों में कितनी सच्चाई है इसको जांचने का काम पब्लिक का है। किसी के कहने पर विश्वास मत करो, मैं कह रहा हूं इसलिए विश्वास मत करो, अरुण कह रहे हैं इसलिए विश्वास मत करो, कोई और कह रहा है, कोई गुरु आपका कह रहा है, कोई समाज का व्यक्ति कह रहा है, विश्वास मत करो। अपने आप जांचने परखने की कोशिश करो, और जांचने परखने के लिए जो सबसे अच्छा एक तरीका है, जो व्यक्ति आपसे कह रहा है उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो। अगर वो आंख से आंख मिलाता है और जो उसके बोलने के ढंग है, तरीका है, जो तथ्य आपके सामने रख रहा है, जो साक्ष्य सबूत आपके सामने रखा, उसकी पड़ताल करो। अगर वो सही है तो निश्चित रूप से व्यक्ति सही होगा। ठीक है, बहुत सिंपल। एक मसला ये भी है कि आपको लग रहा है क्योंकि अगर वायदे पूरे नहीं होते, क्या संसाधनों की कोई कमी है, पैसे की कोई कमी है? क्योंकि सरकार कहती है पैसा नहीं है इसलिए दिक्कत है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, इकोनॉमी सही नहीं है। और एक सवाल और मेरा आपसे, एक मोटा सवाल, क्योंकि लंबे समय से देखा जा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने का जो पेमेंट का जो मुद्दा है वो नहीं मिलता है टाइम से। वो पार्टी कहती है कि जो विपक्ष है, विपक्ष जो कहता है कि जो सरकार है वो मिल मालिकों से मिली हुई है, जब वो सरकार में आ जाते हैं दूसरों पर इसी तरह के आरोप लगाती है। तो इसका समाधान क्या है? क्योंकि जब विपक्ष में रहते हैं तो वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन लंबे समय से समस्या चली आ रही है, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या ऐसा समाधान होना ही नहीं है या फिर करना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, करना नहीं चाहते हैं। समाधान बिल्कुल हो सकता है, समाधान बहुत सीधा है। मैं एक बहुत सिंपल सी बात है, आप देखिए, जैसे गन्ने की बात है, हम गन्ने की बात करते हैं, गन्ने से हम और वैसे तो 27 चीजें गन्ने से बनती हैं, 27 चीजें, और अब तो गन्ने से बनने वाला जो इथेनॉल है वो तेल में, पेट्रोल में इस्तेमाल होता है, तेल में इस्तेमाल होता है। अभी तक 10% के लगभग है और सरकार कह रही है कि 20% इसमें इथेनॉल मिलाएंगे जो पेट्रोल और डीजल में है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब उसमें मिलाएंगे तो निश्चित रूप से उससे जो मिल मालिक है उनकी इनकम होगी, बहुत सीधा तरीका है। और उससे मतलब और कई चीजें, 27 चीजें गन्ने से बनती हैं। लेकिन मैं केवल चीनी की बात करता हूं। जो चीनी है बाजार में मिलती है, जैसे ही हम बाजार में चीनी लेने जाएं तो इधर चीनी ली, उधर हमें उनके दाम देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। सच बात है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, अब आप ये आ जाइए, मैं बहुत मोटी सी चीज पूछना चाहता हूं, कोई भी मिल मालिक क्या बिना पैसा अपने अकाउंट में आए किसी को चीनी देता है क्या? जो सप्लाई होती है, जो अलग अलग जो व्यापारी हैं उनको जो मिल मालिक देते हैं, क्या बिना पैसे के देते हैं? नहीं, पहले अकाउंट में पैसा आता, वहां से ऑर्डर आया, अकाउंट में पैसा आया, देन सप्लाई की जाती है। यह है इसका ढंग और तरीका। तो जब आप अपनी चीज का जैसे आप बेचते हो तुरंत पैसा लेते हो, तो किसान का गन्ना जैसे ही मिल के कांटे पर तुलता है
उसी समय उसको चेक क्यों नहीं दिया जाता? वायदा किया जाता। ये क्यों किया जाता? क्योंकि जो बिजनेस, ये जो आपके ये जितने भी जो सरकार हैं, सरकार में रही जितनी भी पार्टियां हैं, ये सारे के सारे इन शुगर मिल मालिकों से मिलके मोटा चंदा लेते हैं, और जिससे आप चंदा लोगे, जिससे आप पैसा लोगे, उसके सामने आपकी आंखें झुकेंगी, उसकी बात आप मानोगे नहीं। तो कोई कारण नहीं है कि इधर गन्ना तुला और उधर पैसा ना मिले। तो आप कह रहे नहीं, बहुत पार्टियों के साथ ये लाचारी है। मैं बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सारी पार्टियों के साथ लाचारी नहीं है। हाँ। क्योंकि जब बेईमान है तो बेईमानी लाचारी नहीं है, बेईमानी एक आदत बन गई है, घूसखोरी एक आदत बन गई। उस पैसे की वजह से वो मिल मालिकों के खिलाफ कदम नहीं उठाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको उदाहरण दे दिया। मेरा मानना यह है, हमें अगर मौका मिला और सरकार में आने का, जिस दिन जिस पल कांटे पर गन्ना तुलेगा किसान का, उसी पल उसको चेक मिलेगा। दोबारा आने का, उसका इंतजार करने का 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल कोई मतलब नहीं है। इधर गन्ना तुला, उधर उसे पेमेंट मिलेगा, और जो मिल मालिक पेमेंट नहीं देंगे, सरकार वो मिल अपने हाथ में ले लेगी, सरकार उसका पेमेंट करेगी। यह है ढंग और तरीका, अगर आप करना चाहें तो। लेकिन जब आप पब्लिक के लिए काम नहीं करना चाहते, जब आप किसान के लिए काम करना नहीं चाहते, आप मिल मालिकों से मिलकर मोटा चंदा लेते हो, तो उन्हीं के लिए काम करना चाहते हो, उन्हीं के लिए काम कर रहे हो, इसलिए यह सारा पैसा नहीं मिल पाता। अन्यथा उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15,000 करोड़ रुपया जो बकाया पड़ा है, पिछले 1-2 साल का जो पड़ा है, सरकार को देने में क्या दिक्कत है? वो उसको मिल मालिकों को देने में क्या दिक्कत है? सब कुछ है उनके पास में, कोई मिल मालिक घाटे में नहीं है। अगर मिल मालिक घाटे में होते तो आप देखो ना, 1 मिल, 2 मिल, 3 मिल, 4 मिल, कैसे मिलें बढ़ती चली जाती हैं। इसी तरह से चावल की मिलें कैसे बढ़ती चली जाती हैं। तो जब अगर घाटा है तो मिल कैसे बढ़ेगी? हकीकत यह है कि किसानों का जितना पेमेंट पड़ा है, अगर 15,000 करोड़ रुपया पड़ा है, आप उसका ब्याज लगा लीजिए, 1 साल का ब्याज लगा लीजिए अरुण जी, एक ही साल के ब्याज में जो पैसा किसानों को पड़ा है, एक नई शुगर मिल खड़ी हो जाती है। तो किसके पैसे पर है? वो किसान का पैसा। किसान को पैसा नहीं मिला, तो सरकार चाहे तो किसान को मिल सकता है, सरकार नहीं चाहती है, बिजनेसमैन के साथ में मिल जाती है, इसलिए नहीं मिलता। तो ये सारे मुद्दे होंगे, और भी है, इसके साथ और भी मुद्दे हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल क्लियर है, यह मुद्दा तो होगा ही होगा। समाधान हो सकता है, निश्चित रूप से समाधान होगा, हो नहीं सकता है, समाधान होगा। सर मेरे 1-2 और सवाल है। क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से देखा गया कोरोना के काल में जो हालात हुए, जो प्रदेश में जो हालात थे, वो किस तरह से इस चुनाव में क्या जनता उसके आधार पर वोट करेगी? जो हालात हुए हैं, जो जनता ने देखा है, किस तरीके से लोग दर की ठोकरें खा रहे थे, इसको कैसे देख रहे हैं आप? कितना बड़ा मुद्दा? नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा, और मैं समझता हूं शायद ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, कोरोना। इस सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए, और आने वाले समय में केंद्र सरकार के लिए, मोदी के लिए, यह मुद्दा रहेगा। यह सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए अरुण जी, आप या मैं, कोई भी, जिस परिवार से उसका बेटा चला गया, उसका भाई चला गया, उसका पिता चला गया, उसकी मां चली गई, उसकी बहू चली गई, उसकी भाभी चली गई, उसके बच्चे चले गए, उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं। और किस लिए गए? बीमारी से नहीं गए, वो गए इसलिए कि उन्हें समय पर अस्पताल नहीं मिला, उन्हें बेड नहीं मिला, उन्हें आईसीयू बेड नहीं मिला, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, उन्हें दवाई नहीं मिली, और उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिला, इसलिए गए हैं सर। तो जो लोग सरकार की लापरवाही से गए हैं, सरकार जिस जिम्मेदारी जो उसे निभानी थी वो नहीं निभाई, उसकी वजह से गए हैं, वो लोग इस घाव को भूलेंगे नहीं। कोई बातें भूली जा सकती, कोई घाव भूले जा सकते हैं, लेकिन ये भूलने वाला घाव नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। सर ऐसे समय में लोगों की आमदनी कम हुई, लोगों के काम धंधे ठप हुए, लोगों की जो बचत थी वो लोगों ने निकाली अपना काम चलाने के लिए, लेकिन इसी दौरान देखा गया कि स्विस बैंक में 20,700 करोड़ तक जो है पहुंच गए हैं भारतीयों का जो जमा पैसा है, जबकि पिछले साल जो है 6,625 करोड़ थे। तो इतनी बड़ी बढ़ोतरी जो हुई है, जो स्विस बैंक में जो पैसा जमा हुआ है, वो कौन लोग हैं? यहाँ तो लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, लोगों को खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं है, तो वो कौन लोग हैं जो इतना मोटा रकम ले जाकर स्विस बैंक में जमा कर? ये वही लोग हैं जो इन बैंकों से, भारत के बैंकों से कर्जा लेकर जो लूट कर चले गए, विदेशों में बैठे हैं, वो लोग हैं। और भारत में भी रहने वाले वो लोग हैं जिनको सरकार की सरपरस्ती हासिल है, जिनके सर पर सरकार का हाथ है, सरकार जिनके साथ में खड़ी है। ये यूं कहो कि जो प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रख के चलने की क्षमता रखते हैं, ऐसे जो लोग हैं, उन्हीं का पैसा है। और किसका पैसा है? ये वही बेईमानी का पैसा है, ये वही लूट का पैसा है जो सरकार ने अपने पूंजीपतियों
और उद्योगपतियों को लुटाया है, सरकारी संपत्ति को लुटाया है औने पौने दाम में। जो सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, ये उन लोगों का पैसा है। और ये तो कहने की बात है, ये तो केवल एक्सिस बैंक की बात है, केवल एक्सिस बैंक की बात है। मैं आपको थोड़ा सा और इसका आंकड़ा बता देता हूं। भारतीय जो एजेंसियां हैं, आप उसमें सीबीआई, ईडी वगैरह जिसको भी आप ठीक समझो, बट मैं इसको एक सामूहिक रूप से नाम देता हूं भारतीय एजेंसियां। इन भारतीय एजेंसियों का कहना है कि भारत के बाहर विदेशों में, केवल स्विट्जरलैंड में ही, स्विस बैंक में नहीं, बाकी और देशों में भी जो अलग अलग बैंक हैं, जो काला धन है वो 25 लाख करोड़ है। ये भारतीय एजेंसियों का कहना है। लेकिन आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उसका कहना यह है कि भारतीयों का दुनिया भर के अलग अलग देशों में जो काला धन है वो लगभग 90 लाख करोड़ रुपया है। तो ये स्थिति है, 25 लाख करोड़ से लेकर 90 लाख करोड़ के बीच में क्या स्थिति है, आप इसे समझ सकते हैं। ये हालत है। तो 20,000 करोड़, तो ये 20,000 करोड़, देखिए बीजेपी बेईमान पार्टी है, इसमें कोई कहने वाली भ्रष्ट पार्टी है। आप देखिए कि भ्रष्टाचार में सारे रिकॉर्ड, कांग्रेस भी मैं नहीं समझता कि कहां उसके सामने ठहरती है। इस कदर भ्रष्टाचार किया है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कैसे कैसे नए नए जो भ्रष्टाचार के जो नमूने सामने आ रहे हैं, उस भ्रष्टाचार का पैसा और भ्रष्टाचारियों को बचाने, संरक्षण देने का जो बीजेपी का तरीका है, और विशेषकर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो तरीका है, ये उसी भ्रष्टाचार का पैसा है। सरकार के पास खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, पर सरकार ने पिछले जो समय यह गया है, इसमें 3,20,000 करोड़ रुपए अकेले पेट्रोल और डीजल, इन पर टैक्स बढ़ाकर सरकार ने, केंद्र सरकार, कहीं से नहीं। इसका मतलब यह है कि खाल नोचोगे आप, देश के लोगों की खाल नोचोगे आप। तो आप मतलब जो काम कर रहे हो तो गिद्ध की तरह कर रहे हो कि नोच लो इनको। एक कोरोना काल में नौकरी चली गई, लोगों का रोजगार चला गया, जो जमा पूंजी थी उसे निकाल के लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, और आप लगातार टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। 106, 107 रुपए पेट्रोल देश में हो गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $74 प्रति बैरल के हिसाब से तेल मिल रहा है। आपने कहां तक कर दिया, यानी करीबन 32 रुपए 90 पैसे, यानी 33 रुपए के लगभग। तो केवल केंद्र सरकार जो है वही अपना जो है इस पे जो पेट्रोल पे वो एक्साइज ड्यूटी वो ले रही है। इसके अलावा जो इथेनॉल मिल रहा है 10%, उसका भी तकरीबन 7, 7.5, 8 रुपया जो है वो भी सरकार के खाते में जा रहा है। कितना नोचोगे आप, कोई लिमिट होती है, सरकार ने सारी लिमिट पार कर दी। लोग कह रहे हैं कि जो पैसा बाहर जमा हुआ है वो काला धन नहीं है, वो भारत के और स्विट्जरलैंड की जो कंपनी है उनके बीच में कारोबार हुआ है, अच्छा काम धंधा चला है और वो पैसा कंपनियों का ट्रांजैक्शन है। बहुत अच्छी बात है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। तो फिर सबके नाम पते बता क्यों नहीं देते? फिर दिक्कत क्या है इसमें आपको? तो फिर सबके बताओ कि इन कंपनियों का, इन लोगों का ये काला नहीं सफेद धन है। ये रहा इसका पूरा चिट्ठा, ये उसका नाम, ये उसका पता, ये उसकी कंपनी, सब भैया ओपन है। जिसे देखना हो देख लो, फिर छुपा क्यों रहे हो? फिर बताते क्यों नहीं? फिर सुप्रीम कोर्ट को नाम क्यों नहीं देते तुम? फिर प्रेस में नाम क्यों नहीं देते? मीडिया पे बताते क्यों नहीं? प्रधानमंत्री बताते क्यों नहीं? ये रे नाम क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, आखिरी सवाल सर, क्या मानते हैं राम मंदिर में वाकई कोई घोटाला है? देखिए वो उसकी जांच चल रही है, मैं नहीं समझता, उस पर कहने की कोई जरूरत नहीं है। जो है वो हो रहा है, जैसे भी हो रहा है वो सब उनका काम है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो करें वो उनका काम है। चलिए, तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप जी, राष्ट्रीय दलित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनसे हमने बातचीत की, यूपी चुनाव को लेकर बातचीत की, और इन्होंने जो है ताल ठोक दिया कि यूपी चुनाव में जो है, और साथ ही साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो है ताल ठोकेंगे। आपकी